सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 21 भारत में नियोजन। नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम होते हैं, एक होता है खंडीय नियोजन और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। बात करते हैं खंडीय नियोजन की, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना, ये सारे के सारे जो प्लानिंग होते हैं ये खंडीय नियोजन कहलाता है। प्रादेशिक नियोजन की बात करें तो किसी देश के या प्रदेश के लिए उसके समस्त संसाधनों के उचित उपयोग और विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर उनको लागू करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। यानी प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किसी प्रदेश को लिया जाता है। भारत में नियोजन तंत्र की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम नियोजन कार्यक्रम है वो सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा प्रारंभ किया गया था। रूस में पहली पंचवर्षीय योजना 1920 में शुरू की गई थी और भारत में नियोजन की शुरुआत 1934 में प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक से मानी जाती है। भारत में केंद्रीकृत नियोजन है। नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? योजना आयोग को। योजना आयोग जिसका वर्तमान में नाम है वो नीति आयोग है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। उसके बाद में यदि देखें तो नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रमुख कार्य ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग कर आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सके। उसके बाद इसकी आगे चर्चा करते हुए चलते हैं कि योजना आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य तो इसका ये है कि भारत के जो भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आंकलन है वो करना योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। आगे बात करते हैं कि विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना और विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना, ये सारे कार्य योजना आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं। अगली बात आती है कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना कि किस शर्त के माध्यम से जो हम योजना या प्लानिंग बनाते हैं वो सफल हो जाए। योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना और योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा नीति और मापदंड में अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य माना जाता है। स्वयं की जो प्रभावशील कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियों, चालू समस्या आदि विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देना भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य माना जाता है। बात आती है राष्ट्रीय विकास परिषद की।
क्या होती है राष्ट्रीय विकास परिषद? देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु 6 अगस्त 1951 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। तो जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं। तो समझ में आया राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इसका निर्माण कब हुआ? विकास 6 अगस्त 1951 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। क्यों किया गया? कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती है उसके जो नियम बनाए जाते हैं, उनकी जो शर्तें होती हैं, उनको अंतिम निर्णय देने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करता है। अब इसके प्रमुख कार्यों को देखते हैं। पहला कार्य है कि राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना तथा अंतिम रूप देना। दूसरा, योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देना। अगला, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करना। उसके बाद में यदि हम देखें तो योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना। ये सारे कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। अब आता है राष्ट्रीय आयोजना परिषद। इसकी बात करें तो इसका सर्वप्रथम गठन 1965 में किया गया था तथा प्रत्येक योजना निर्माण के समय इसका गठन किया जाता था, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। तो किसी भी काम को सुचारू रूप से चलने के लिए या चलाने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय में सुनियोजित लक्ष्य प्राप्त करने का जो प्रयास योजना कहलाता है। देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार किससे प्राप्त हुआ? रूस से प्रेरित था। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर देश के नागरिकों को आत्मनिर्भरता प्राप्त कराना था। 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। तब से लेकर अब तक यानी 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यानी मार्च 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो गठित हो चुकी है। उसके बाद में यदि हम इन पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 1951 से 1956 को तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि विकास के लिए भारत का पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक ये योजना चली थी। ये योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में 3 नए इस्पात कारखाने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्थापित किए गए और इसी योजना में देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से की गई थी। कहाँ से की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से। उसके बाद में बात आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो
1961 से 1966 तक चली थी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त बनाने के लिए तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई। इसके लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। स्वयं स्फूर्ति से तात्पर्य यानी अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताएं घरेलू स्रोतों से पूर्ण करना। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 69 तक चलाई। इस अवधि को योजना का अवकाश कहा गया, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जिसका उद्देश्य विकास के कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ आधार तैयार करना था। यानी 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार थी 1951 से लेकर के 1966 तक। उसके बाद में 3 वर्ष का क्या आया, अंतराल यानी एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी। और उसका उद्देश्य क्या था कि चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला है उसको तैयार किया जाए। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। ये योजना AS मान व अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी तथा समानता व सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना प्रमुख लक्ष्य रहा था। उसके बाद में अगली पंचवर्षीय योजना आई, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली थी। ये 1 वर्ष पहले ही समाप्त की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 शुरू किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन का प्रयास किया गया। 1975 में आपातकाल के बाद कुछ नए चुनाव के दौरान जनता पार्टी सरकार के बनी और उस सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई और पुरानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न को रोलिंग प्लान का नाम दिया गया और ये योजना समय से 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही क्या हो गई, समाप्त कर दी गई थी। बात आती है छठी पंचवर्षीय योजना की, तो 1980 से 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई। 1 अप्रैल 1979 से मार्च 1980 की अवधि को संक्रमणकालीन योजना कहा जाता है। छठी जो पंचवर्षीय योजना है उनका संशोधित प्रारूप 1981 में जारी किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी कम करना था। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किए गए थे। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई थी। उसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 तक इस योजना के केंद्र बिंदु रोजी रोटी उत्पादकता रहे खाद्यान्न उत्पादकता व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था तथा गरीबी उन्मूलन प्रमुख उद्देश्य थे। 2 1 वर्षीय योजनाएं 1990 से 92 इस समय देश की राजनीतिक अनिश्चितता स्थिरता के दौर में था। इसी समय देश में आर्थिक उदारीकरण नीतियों को लागू किया गया था। उसके बाद में आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार आदि रहा था। उसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 इस योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास पर बल दिया गया था। ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं को दिया गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना तथा मूल्यों में स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को गति देना था।
तो ये थी 9 पंचवर्षीय योजना। अगले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 2002 से 2007 तक इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करना था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को दी गई थी। सामाजिक सेवाओं को दूसरा स्थान दिया गया था। उसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी और इस योजना का लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास रखा गया था। इस योजना में विकास दर 7.9% रही, जो अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की विकास दर में सर्वाधिक है। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 2017 तक यानी 1 अप्रैल 2012 से देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, जो 31 मार्च 2017 तक लागू है। उसके बाद इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया और इस योजना में अधिक तीव्र गति, समावेशी व टिकाऊ विकास की नई रणनीति पर जोर दिया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सके। ये थी आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इनकी जो डेट है वो याद रखने का एक ही तरीका है कि शुरुआत में तीनों पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चली थी, उसके बाद में 3 वर्ष का अंतराल आया था, उसके बाद में एक पंचवर्षीय योजना चली थी, वो भी 1 वर्ष उसमें कम हुआ था, उसके बाद में 2 लगातार चली थी, फिर 2 वर्ष का अंतराल आया था और बाकी सारी परियोजनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों वो लगातार है, इसलिए 5-5 वर्ष के अंतराल के अनुसार इसको इस रूप में याद कर लेना। आगे आता है क्षेत्रीय नियोजन। स्थान व स्थिति के आधार पर नियोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीकृत नियोजन और दूसरा आपका होता है राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले नियोजन। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नियोजन किए जाते हैं, जैसे योजना आयोग द्वारा बनाई गई समस्त योजनाएं, भारत में केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया है। बात आती है क्षेत्रीय नियोजन की, तो क्षेत्र विशेष के आधार पर किया जाने वाला नियोजन क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं उसके विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र के संसाधनों के सामूहिक उपयोग की योजनाएं बनाई जाती है। यह नियोजन है वो बहुस्तरीय होता है, जो स्थानीय, जिला, संभाग, राज्य व केंद्रीय स्तर पर संपादित होता है। बात आती है भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, पहली तो इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि भारत में लोकतांत्रिक व संघीय शासन प्रणाली है, जिससे केंद्र और राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीकृत जो नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। और तीसरा कारण ये है कि बहुस्तरीय नियोजन से देश में गरीबी की समस्या के समाधान तथा जनता की सीधी भागीदारी संभव हो जाती है। इन कारणों से क्षेत्रीय नियोजन है वो आवश्यक हुआ। बात आती है प्रादेशिक असंतुलन की, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जो संसाधन है उनका संतुलन है वो समरूप नहीं है, तो किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। केवी सुंदरम ने अपने लेख अविकसित भारत में निम्न एवं अति निम्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों के तहत 5 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और सूखाग्रस्त क्षेत्र, बिहार तथा बुंदेलखंड और एमपी और यूपी है। मोनी ने 1991 के आंकड़ों के आधार पर विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की और चक्रवर्ती कमेटी, शिवरामन कमेटी, पटेल कमेटी ने भी सरकारी स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की। उसके बाद में योजना आयोग ने देश में आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण बताए। कौन कौन से? पहला बताया ऐतिहासिक उपेक्षा, दूसरा भौतिक असुविधाएं और तीसरा आपका सामाजिक पिछड़ापन। इन 3 कारणों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उसके बाद में बात आती है कि विकास का यह असमान प्रतिरूप जो होता है, जो पैटर्न है, वो सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य में
अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाई जाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है, अर्थात प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। प्रदेशों में जो अलग अलग असंतुलन स्थित है उनको योजनाओं के द्वारा एक समान करना ही क्या है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसका पहला कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम 1977, दूसरा है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1962, पर्वतीय विकास कार्यक्रम 1960, उसके बाद में अगला आता है मरु विकास कार्यक्रम 1977, उसके बाद है मरु विकास कार्यक्रम कृषि आयोग की सिफारिशों पर 1977 में प्रारंभ किया गया था और इसे देश के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों के शीत व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो राजस्थान में यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 उपखंडों में संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार शीत मरुस्थल लद्दाख के लिए संपूर्ण जबकि उष्ण मरुस्थल के लिए 75% आर्थिक खर्च वहन कर रहा है। अप्रैल 1995 में इसे जल संभर विकास कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना तथा स्थानीय संसाधनों की जो उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि करना है। उपाय इसके यही है कि सुरक्षा पेटियों का लगाना, जल संग्रहण तकनीक को अपनाना तथा पशुपालन हेतु चारागाहों का अधिक से अधिक विकास करने से ही इसके उपाय संभव हो सकते हैं। बात आती है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1962 की, तो 2011 के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल संख्या वो 183 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 8.61% है। भारत की जनजातियों को 58 प्रमुख समूह है और 365 उप समूहों में विभाजित किया गया है। ये देश के मूल नागरिक कहलाते हैं। संख्या की दृष्टि से भील और संताल देश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जिनकी संख्या 35 लाख से अधिक है। अनुसूचित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेंटली देश की सबसे छोटी जनजाति समुदाय है। मीणा, गोंड, मुंडा, कोल, नागा, ओरांव आदि अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। ये जनजातियां मुख्यतः निर्वाह कृषक हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां आखेटक खाद्य संग्रहण पर निर्भर है। नीलगिरी की टोडा, हिमालय की गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया आदि जनजातियां पशु चारक है और सर्वाधिक जनजातियां क्रमशः लक्षद्वीप यानी 95% और मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86%, अरुणाचल प्रदेश में 69% निवास किया करती है। इस प्रकार ये जनजातियां, इन जनजातियों का सर्वाधिक समूहन उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों, मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी लोग, पठार, असम, छोटा नागपुर, पठार, अरावली, विंध्यन की पहाड़ियों के बीच में पश्चिमी घाट व हिमालय के उच्च घाटियों में पाया जाता है। देश के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टीएसपी जनजातीय उप योजना क्षेत्रों की पहचान की गई थी। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर व सिरोही जिले के 19 तहसीलें तथा 23 पंचायत समिति टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित है। जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें जनजातियों की संख्या 50% या इससे अधिक पाई जाती है। जनजातीय उपयोजना हेतु नियोजन संरचना त्रिस्तरीय, सूक्ष्म, ब्लॉक स्तर पर, मध्यम, तहसील स्तर पर और वृहद जनजातीय जमाव वाले क्षेत्रों में है। इसके तहत कृषि, पशुपालन, शिक्षा, रोजगार, संचार व सड़क निर्माण आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो पर्वतीय विकास कार्यक्रम 1960
भारत का लगभग 17% क्षेत्र पर्वतीय है, जहाँ देश की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र विकास की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पहाड़ी क्षेत्र, जो राज्य के सीमा क्षेत्र से संलग्न है। पूर्वोत्तर राज्य जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा प्राप्त है, जिनका अधिकांश व्यय केंद्र सरकार उठाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित विकास हेतु 1971 में पूर्वोत्तर परिषद NEC का गठन किया गया था। उसके बाद में अगला आता है पहाड़ी क्षेत्र, जो राज्य के हिस्से में है। राजस्थान में अरावली, असम का कारगिलाग, दार्जिलिंग, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र, इनके आर्थिक विकास के लिए योजनाएं है वो राज्य सरकारें बनाती है। बात करते हैं आगे उद्देश्य की, तो पहाड़ी क्षेत्रों के भौतिक व मानवीय संसाधन के न्यायोचित उपयोग से वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इन कार्यक्रमों में जन सहभागिता से बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी उद्योग व मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए काफी उपयुक्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी निर्माण, औषधि निर्माण, ऑप्टिकल ग्लास आदि प्रमुख होते हैं। अगला उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन के लिए आकर्षक स्थल होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला उद्देश्य है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधीय पौधों, फलों, फूलों एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, अतः यहाँ औषधि उद्योग की विकास की व्यापक संभावनाएं है। उसके बाद में यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।